हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हेक्सागोन का कल हमने एक प्रॉब्लम लिया था। हेक्सागोन में रेगुलर हेक्सागोन कैसे होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। थर्ड प्रॉब्लम तक हमारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखो, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागोन, O इज ए सेंटर। उस रेगुलर हेक्सागोन का O क्या है, शो दैट AB, AC, AD बार, AE बार, AF बार इज इक्वल टू 6 AO बार। तो सबसे पहले मैं एक रेगुलर हेक्सागोन निकाल लेता हूं। देखो, ठीक है। ये A, B, C, D, E और F, ये क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागोन। अब मेरे को इसका फाइंड करना है सेंटर। क्या फाइंड करना है, सेंटर। तो क्या करो, सभी कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया रे, सेंटर O हो गया। O इज द सेंटर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये एक बार देखो। क्या बोला है, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इज इक्वल्स टू 6 AO बार। मतलब जितने भी स्टार्ट हुए हैं बार, वो कहाँ से हुए हैं रे, A से। मतलब मेरे को AB बार फाइंड करना होगा तो AB को कनेक्ट करना होगा ना सबसे पहले। अगर मेरे को AC बार फाइंड करना है तो AC को क्या करना पड़ेगा, तो मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं। AD बार ऑलरेडी है, AE बार, ठीक है, और AF बार ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखा तो ये एरो दे दिया, सपोज यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो सभी के सभी मुझे किस फॉर्म में लिखना है, A के फॉर्म में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात देखो, AB बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में बताओ। AB बार इज इक्वल्स टू, AB बार इज इक्वल्स टू ED बार लिख सकते हैं। AB बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ED बार। वैसे ही BC बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, BC बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसकी ये डायरेक्शन है तो इसकी भी यही डायरेक्शन, FE बार हो गया। अब देखो थोड़ा सा, अब सभी के सभी को मुझे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, AO के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, AO के फॉर्म में। तो मुझे एक बात बताओ रे, O जो है वो इस AD का मिड पॉइंट है ना। ये O है जो AD का क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब उसने बोला ही है, O क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ क्या, AD। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, AD इज इक्वल्स टू ट्वाइस AO, लिख सकता ना, AD बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस AO बार। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये पूरे के पूरे 6 AO बार इतने हैं। तो सीधा लॉजिक है, मैं क्या लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा। अब ट्रायंगल लॉ लगाता हूं मैं, देखो किस में। अब मुझे बताओ, AD को मैं AO के फॉर्म में लिख सकता, तो जितने भी लिखना है वो मैं AD के फॉर्म में लिख लूँ क्या। जैसे ट्रायंगल ACD, देखो ट्रायंगल ACD क्या बोल सकता हूं मैं, बताओ। AC बार प्लस CD बार इज इक्वल्स टू AD बार। ये सबके समझ में आ गया। AC बार प्लस CD बार इज इक्वल्स टू AD बार। लेकिन आपके अगर प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो AC तो ठीक है,
ये भी ए से स्टार्ट हुआ, ये भी किससे स्टार्ट होना चाहिए था, ए से। तो सी डी बार किसके बराबर है बताओ बरा थोड़ा सा। सी डी बार इज इक्वल्स टू ए एफ बार बोल सकते क्या, बोल सकते क्या, मतलब ए सी बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल्स टू ए डी बार। इसको दे देता सपोज इक्वेशन 1, ठीक है। अब देन अब ए सी डी ये ट्रायंगल लिया, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ए ई डी, ए ई डी। सो ट्रायंगल ए ई डी, लगाओ ट्रायंगल लॉ, क्या होगा, ए ई बार, ए से स्टार्ट करो ना उसको क्योंकि हमको ए से चाहिए, ए ई बार प्लस ए डी बार, ए ई बार प्लस ई डी बार इज इक्वल्स टू ए डी बार। लेकिन अगेन मुझे बताओ ई डी बार को मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी बार मेरे कुछ काम का नहीं, मेरे को स्टार्ट किससे चाहिए, ए से। तो ई डी बार को मैं क्या लिख सकता हूं, ये इधर ही लिखा है, ई डी बार को क्या लिख सकता हूं, ए बी बार। सो ए ई बार प्लस ए बी बार इज इक्वल्स टू ए डी बार। इसको दे दिया इक्वेशन 2। बस यही प्रूव करना है ना हमको। अब हमको प्रूव क्या करना है, ये पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 6AO। देखो लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, क्या दिया है हमको, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार ए ई बार प्लस ए एफ बार, यही हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन 1 के हिसाब से ए सी और ए एफ को साथ में ला लूँ क्या मैं, देखो ए सी और ए एफ, ये देखो ए सी और ए एफ, इसको अगर मैंने साथ में लिख लिया तो ये हो गया ए सी बार प्लस ए एफ बार। देन इधर क्या है, ए ई और ए बी, तो ए ई कहाँ है, ये, ए बी कहाँ है, ये। तो ए ई बार प्लस ए बी बार, क्या बचा, क्या बचा अभी, प्लस ए डी बार। तो मुझे एक बात बताओ रे, इक्वेशन 1 के हिसाब से ए सी प्लस ए एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी बार। ए ई प्लस ए बी को इक्वेशन 2 के हिसाब से ए डी बार, और इसको भी ए डी बार। सो हमारा एल एच एस हुआ 3 ए डी बार। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हमको कुछ के फॉर्म में चाहिए, ए ओ के। तो क्या बोला था मैंने, O इज द सेंटर ऑफ ए डी। तो ए डी बार को मैं ट्वाइस ए ओ बार लिख सकता ना, लिख लो, 3 इंटू ए डी बार मतलब ट्वाइस ए ओ बार, 6 ए ओ बार हो गया क्या। सो एल एच एस इज इक्वल्स टू, आ गया क्या आंसर, हेंस प्रूव। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है, एक सेकंड देख लो। मेरे को सभी के सभी ए से स्टार्ट करने थे, बराबर है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए सी डी, मतलब ए सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल्स टू ए डी बार। जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी डी बार को लिख लिया ए एफ बार। देन दूसरा ट्रायंगल लिया ए ई डी, ए ई बार प्लस ई डी बार इज इक्वल्स टू ए डी बार। ई डी बार को लिख लिया ए बी बार। फिर एल एच एस को लिया, 3 ए डी आ गए। ए डी मतलब ही क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए ओ बार, बस हेंस प्रूव। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चेक वेदर वेक्टर फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। मतलब जो हमको ए बार, बी बार और सी बार ये जो वेक्टर दिए हैं
ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही ट्रायंगल आया और 3 वेक्टर है तो आप कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? ट्रायंगल लॉ, बस। और ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? देखो, अगर आपका ये ए बार है, ये आपका बी बार है, तो आपका जो, सपोज मैंने इसको सी बार लिया, तो ये सी बार क्या होना चाहिए? ए बार प्लस बी बार, मतलब सी बार मतलब हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ए बार प्लस बी बार, मतलब सी बार इज इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरा? ए बार प्लस बी बार। अगर वैसा है तो वो ट्रायंगल है, अगर वैसा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, मेरे पास ए बार बी बार सी बार गिवन है। ठीक है, सो डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं। देखो, सी बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बार प्लस बी बार। अब देखो, ए बार क्या है हमारा? 2i कैप प्लस 2j प्लस 3k, और बी बार है -3i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, बताओ, आई के साथ ऐड होगा, सो 2i माइनस 3i माइनस i प्लस 5j प्लस 5k। सो ये सी बार है क्या रे? है क्या सी बार? अपना सी बार क्या है? सी बार क्या है? 3i 4k, और ये सी बार आया -i प्लस 5j प्लस 5k। इज इट सेम इक्वल? मतलब ये सी बार है क्या? मतलब ए बार प्लस बी बार नॉट इक्वल टू, देयरफॉर क्या लिखेंगे? इट डज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। बस, सिंपल है। ओके, राइट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है ये एक बार पढ़ लो। क्या बोला उसने? एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। मतलब मेरे को सी बार को ए बार प्लस बी बार, ए बार माइनस बी बार, मतलब ए बार और बी बार के फॉर्म में लिखना है। वैसे डी बार को भी ए बार एंड बी बार के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको एक क्या फॉर्म करना है? वेक्टर। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बोलते रहे? 7 यूनिट। 2 क्वेश्चन है और ये डायग्राम हमको गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमको करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हम। क्या बोला है उसने? ए बार बी बार सी बार, ये डी बार है, ये क्या है? माइनस। तो क्या करने का तुम बताओ मुझे जल्दी से। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सीधा मेरे को यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे थे। थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगे तो कितने ट्रायंगल दिख रहे? ये एक और ये सेकंड। सो सबसे पहले ये ट्रायंगल लूँ या फिर ये लूँ? बताओ जल्दी से। ये सपोज ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PSQ। बताओ, लगाओ ट्रायंगल लॉ, क्या हो जाएगा? PS बार प्लस SQ बार इज इक्वल्स टू, बराबर है, PS बार प्लस SQ बार इज इक्वल्स टू PQ बार। अब मुझे बताओ PS बार कितना है? C बार। SQ बार कितना है? और PQ बार A बार। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्रायंगल बचा? ट्रायंगल PSR। बताओ, PS बार प्लस SR बार, PS बार प्लस SR बार इज इक्वल्स टू PR बार। तो PS बार कितना है रे? C बार। SR बार कितना है? D बार।
और पी आर बार, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ उसने क्या बोला है, सी को ए बी के फॉर्म में और डी को भी ए बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे तो सी और डी दोनों दिख रहे, सी और डी दोनों दिख रहे, क्या करना पड़ेगा? अगर सी को ए और बी के फॉर्म में हमको लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? मैं एक काम करता ना, इधर देखो, देखो रे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 क्या है, सी माइनस डी, सी बार माइनस डी बार इज इक्वल्स टू ए बार, और ये है सी बार प्लस डी बार इज इक्वल्स टू बी बार। अगर इसकी एडिशन करेंगे तो क्या आएगा रे, सी बार प्लस डी बार ट्वाइस सी बार, ये डी बार और इधर हो गया ए बार प्लस बी बार। ठीक है, मतलब मेरा सी बार हो गया क्या, ए बार प्लस बी बार बाय 2 हो गया। या फिर इसी सी बार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बाय 2 प्लस बी बार बाय 2 हो गया। क्या सी बार को एक्सप्रेस किया मैंने ए बार और बी बार के फॉर्म में। अब इसी सी की वैल्यू किसी में पुट करो, तो आपको 2 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 था सी बार प्लस डी बार इज इक्वल्स टू बी बार, बराबर है। सी बार कितना है रे, ए बार बाय 2 प्लस बी बार बाय 2 प्लस ये डी बार इज इक्वल्स टू बी बार। तो मेरे को निकालना है डी बार, तो ये हो जाएगा बी बार माइनस ए बार बाय 2 माइनस बी बार बाय 2। बताओ क्या आएगा डी बार, बी बार माइनस बी बार बाय 2, बी बार बाय 2 माइनस ए बार बाय 2, ये हो गया मेरा डी बार। हो गया, मतलब मैंने ए बार को सॉरी सी बार को और डी बार को ए बार बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उसने, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। मतलब हमको एक वेक्टर फाइंड करना है, किसके डायरेक्शन में, ए बार के डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बोलते हैं 7 यूनिट। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा कि हमको किसी के डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है, कोई वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है, तो सीधा सीधा उस वेक्टर का फाइंड करो यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है, सीधा आपको यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में फाइंड करना है रे, ए बार के, तो उसको मैं डायरेक्टली नाम दे देता हूं ए कैप, दैट इज ए बार बाय, ऐसा ही है ना फार्मूला, ए बार बाय मॉड ऑफ ए बार। तो बताओ ए बार क्या हो जाएगा, दिया है आई माइनस 2j अपॉन में, कैसे निकलते हैं मॉड ऑफ ए बार, आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना है -2, उसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा आई -2j अपॉन √5। ये हो गया आपका ए कैप, ये क्या हो गया रे, यूनिट वेक्टर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यूनिट वेक्टर हमको निकालने को बोला था क्या, नहीं, फिर भी हमने यूनिट वेक्टर निकाला, क्यों? अब मुझे बताओ, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने आपको लिख कर दिया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब मुझे बताओ, हमको 1 मैग्नीट्यूड वाला में यूनिट वेक्टर पता है, उसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मैग्नीट्यूड वाला हो जाएगा, बराबर है।
100 किलो शक्कर का रेट आपको पता है, आपको 1 किलो शुगर का रेट पता है, तो आप 10 किलो का निकाल सकते हैं, 100 किलो का भी निकाल सकते हैं। वैसे उसने हमको बोला है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो मुझे यूनिट वेक्टर पता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 7। तो किससे मल्टीप्लाई करो, सो आपका क्या बोला है उसने, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा रे, 7 से। तो ये हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू 7 I माइनस 2j अपॉन √5 हो गया। इज इट क्लियर? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले क्या फाइंड करना, यूनिट वेक्टर, फिर कौन सा मैग्नीट्यूड चाहिए, 50 मैग्नीट्यूड, 50 से मल्टीप्लाई करो, 100 बोला तो 100 से मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? ओके, राइट डाउन। इसको लगे तो लिख दो, वेक्टर क्या पूछा था क्वेश्चन, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना बोला था 7 अलोंग ए बार इज इक्वल्स टू 7 बाय इसके आगे कैप लगा दो। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। इसको आप सेपरेट ऐसे भी लिख सकते, कैसे रे, 7 बाय √5 आई क्या माइनस 2 कितना होगा ये 14 बाय √5 जे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है देख लो। एक ही क्वेश्चन में कुछ 6 बिट पूछे हैं। क्या बोला उसने, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको इस 4 - 2 और 6 ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है। अब किसके किसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, 4 - 2 6 का डिस्टेंस कौन से प्लेन से पूछा रे, XY प्लेन से। तो देखो आंसर में एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम XY प्लेन इज। अब देखो जब भी आप XY प्लेन से डिस्टेंस देखोगे तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, देखो ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा एक्सिस, X एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका Z एक्सिस। तो मुझे बताओ, ये हो गया आपका X एक्सिस, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका Y एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा हो गया रे, XY प्लेन। ये प्लेन कौन सा हो गया। अब मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट, अगर आपका पॉइंट स्पेस में है, कहीं भी है, तो XY प्लेन से डिस्टेंस ढूंढना है तो वो कहाँ पे रहेगा, XY प्लेन से डिस्टेंस देखना है तो वो कहाँ पे रहेगा, Z डिस्टेंस में रहेगा ना। XY प्लेन से डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट का, तो वो कहाँ से मेजर करोगे, ये इतना डिस्टेंस आएगा सपोज, तो वो डिस्टेंस क्या रहेगा, Z रहेगा। नहीं समझा तो सीधा लॉजिक है, इस पॉइंट का हमको XY प्लेन से डिस्टेंस पूछा तो XY को छोड़ दो, बचा क्या, Z कितना है, मतलब हमारा मॉड ऑफ Z कितना आ गया 6, मॉड ऑफ Z कितना आ गया 6, या फिर Z को Z बार भी बोल सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है रे हमको, क्या पूछा है जल्दी से बताओ, कौन से प्लेन से, मतलब डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम
कौन सा प्लेन, YZ प्लेन इज कितना होना चाहिए, देखो YZ प्लेन मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4, मतलब बराबर है ना। देखो 3 एक्सिस है x y z, एक्स वाई प्लेन से बोला तो y, yz से बोला तो x, xz से बोला तो xz से बोला तो y, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर ऑफ बोल दो, डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम XZ प्लेन इज कितना होगा रे -2। इज इट क्लियर। अब यहां पे बताओ द डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम द x एक्सिस, बताओ, ये भी बताया मैंने। डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, डायरेक्टली y² माइनस y² प्लस z² अंडर रूट में। क्यों, देखो मैंने आपको फार्मूला बताया था, अंडर रूट x एक्सिस से x का डिस्टेंस बोलोगे तो x - x² दैट इज 0², y - 0², z - 0²। तो डायरेक्टली लिख के दूं क्या, एक काम करता, ये डिस्टेंस पूछा है तो मैं पहले इसमें लिख के देता, क्या होगा x - x होल स्क्वायर प्लस y - 0² प्लस z - 0², मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रे, अंडर रूट y² प्लस z², y कितना है -2² प्लस 4 6², कितना होगा रे 4 + 36 कितना √40 यूनिट्स। ओके हुआ ना। और ई क्वेश्चन था द कौन सा एक्सिस बोला था, y एक्सिस से। अब डायरेक्टली फार्मूला बताओ रे, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा रे, डायरेक्टली अंडर रूट x² प्लस z², x कितना है 4², z है 6², 4 मतलब 16 36, कितना होगा रे √50 यूनिट्स, 52 यूनिट्स। ओके, ये लिखने की जरूरत है क्या, वही डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 फ्रॉम z एक्सिस क्या होगा, अंडर रूट y, अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस y², x कितना है 4² प्लस -2², ये 4² 16 प्लस 4 दैट इज √20 यूनिट्स। सीधा लॉजिक है, XY प्लेन से बोला तो y डिस्टेंस, XZ प्लेन से बोला तो y, YZ से बोला तो x, और ये फार्मूले तो आपको पता ही है, राइट डाउन। ओके सो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। सपोज ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। सो इसी रूम के लिए बता दे रहा हूं मैं आपको। अब मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा,
अब इस प्लेन में मैंने एक्स एक्सिस किसको बोला, ये, वाई एक्सिस कौन सा है, ये, बराबर है ना। अब देखो क्या हो गया, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, वाई, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, बराबर है, ये वाई और ये एक्स। इज इट क्लियर। अब देखो इस एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट पे, यहां पे देखो ये कौन सा प्लेन होगा रे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लेन कौन सा होगा, जेड एक्सिस रहता है, जेड प्लेन रहता है क्या, ये कौन सा प्लेन रहेगा, ये बाहर निकला है, ये मतलब y और बाहर निकला है मतलब z, मतलब y z की प्लेन के हिसाब से इस साइड जाऊंगे तो क्या होगा, प्लस, y z प्लेन के इस साइड में क्या होगा। अब देखो ये प्लेन कौन सा हो गया, y z प्लेन, y z प्लेन के इस साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव, और y z प्लेन के इस साइड क्या रहेगा, नेगेटिव। मतलब इतना याद रखना है आपको, प्लेन छोड़ दो, इसके राइट में जा रहे हैं, इसके कहाँ पे जा रहे हैं, राइट में, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट में जा रहे हो तो क्या रहेगा, निगेटिव। वैसे ये एक प्लेन रहेगा एक्स जेड, मतलब ये जहाँ पे तुम बैठे हो ये प्लेन, अब इसके ऊपर मतलब अबव क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसके नीचे मतलब जब भी अबव रहेगा वो क्या रहेगा रे, पॉजिटिव, और इसके क्या बोल सकते हैं, बिलो क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा प्लेन बोला था तुमने, एक्स वाई, ये बोला था ना एक्स वाई, मतलब ये जो एक्सिस रहेगी ये जेड रहेगी। अब इसके इन फ्रंट में मतलब एक्स वाई प्लेन के इन फ्रंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव, पीछे में मतलब इन फ्रंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और घराच्या मागे बिहाइंड इसके पीछे क्या रहेगा, निगेटिव। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोला है ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड, मतलब हमको एक पॉइंट निकालना है जो कहीं पे तो भी लोकेटेड है बोलते। तो कहाँ बोला है उसने, तो उसमें सबसे बोला है उसने, दो क्वेश्चन है इसमें ए और बी, इसलिए मैंने नाम डाला ए। 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ रे, 3 यूनिट्स क्या बोला है उसने, बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब इतना तो फिक्स हुआ कि वाई जेड प्लेन बोल रहा है, मतलब ये यक्स के बारे में बोल रहा है, बराबर है ना। वाई जेड प्लेन बोले तो किसके बारे में बोल रहा है, एक्स के बारे में। अब 3 यूनिट्स बिहाइंड बोला, बिहाइंड मतलब पॉजिटिव निगेटिव में बताओ, निगेटिव, मतलब यक्स कितना हो गया रे मेरा, -3। समझ गया ना। वाई जेड प्लेन बोले तो एक्स, बिहाइंड बोला इसलिए माइनस। उसके बाद क्या बोला है, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड बोले तो वाई, राइट में बोले तो पॉजिटिव, कितना 4, और क्या बोला है 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई बोला मतलब क्या, जेड, अबव मतलब पॉजिटिव हुआ। हमको क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा रे, रिक्वायर्ड पॉइंट -3, 4, बस क्या है उसमें, बस उसको आप में इतना याद चाहिए, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर नीचे पॉजिटिव निगेटिव, इन फ्रंट बिहाइंड।
क्या पूछा है। ओके, सो ए हमारा हो गया। अब देखते हैं हम बी। देखो बी में डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसने बोला है इन द YZ प्लेन, मतलब वो जो पॉइंट है वो कौन से प्लेन में है रे। देखो इन द YZ प्लेन, अब इतना तो आप सभी लोगों को पता है रे, YZ प्लेन बोला मतलब मेरा x रहेगा। अगर उसने बोला रहता था 3 यूनिट राइट लेफ्ट जो कुछ भी है, लेकिन इन द YZ प्लेन मतलब x क्या रहेगा, YZ प्लेन के अंदर ही है वो, मतलब उसका x क्या रहेगा रे, 0 रहेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, YZ प्लेन मतलब ये, बराबर है ना, YZ प्लेन मतलब ये हो गई आपकी x एक्सिस। अब वो YZ प्लेन के अंदर ही है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो उसका x एक्सिस डिस्टेंस कुछ रहेगा क्या, 0 रहेगा, मतलब x क्या रहेगा। बाकी तुम कर सकते हो 1 यूनिट राइट ऑफ द XZ प्लेन, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द XZ प्लेन, मतलब y कितना हुआ 1। 6 यूनिट अबव द XY प्लेन, मतलब z कितना हुआ 6। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा 0 1 6। ओके, राइट डाउन। ओके, सो देखो रे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, 9 है क्या, नहीं उसमें ए बी था ना वो, हाँ 9 ही है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस 1 1 0 1 0 1 0 1 1। तो मैं ट्रायंगल को एक नाम दे देता। देखो आपका कोई तो भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, बराबर है। अगर ये तीनों पॉइंट मुझे गिवन है, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, और ये हो गया आपका पॉइंट सी। तो मैं यहां पे लिखता हूं द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर ए बार बी बार एंड सी बार, मतलब ए बी सी के ए बार बी बार और सी बार क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ क्या मैं, ए बार हो गया हमारा आई प्लस, यही होगा ना, बी बार आई प्लस के, और सी बार जे प्लस के। सो अब मुझे बताओ, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे सभी साइड्स पता होनी चाहिए, या फिर बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, तभी मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट के लिए तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं ए बी बी सी और सी ए निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, निकाल सकते। कैसे? देखो सबसे पहले हाथ से नहीं निकाल सकते, दिमाग चाहिए उसके लिए। ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस, क्या लिख सकते हो रे, ये आपको पता है, ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। बी बार क्या है आपका, आई प्लस के, माइनस ए बार है आई प्लस जे। लिखू क्या डायरेक्टली, आई माइनस आई, 0, क्या बचा, आई प्लस के कैप लिख लेता, माइनस आई कैप, हाँ आई आई कैंसिल, मतलब क्या बचा रे, माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसी सीक्वेंस में लिखा तो अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका ए बी बार, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, बी सी बार। बी सी बार मतलब सी बार माइनस डी बार। बताओ सी बार क्या है रे, जे के, जे कैप के कैप माइनस
आई प्लस के। बताओ क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप माइनस आई माइनस के। क्या हो जाएगा, के कैंसिल, मतलब माइनस आई प्लस, ये हो गया BC बार। ठीक है, और क्या फाइंड करोगे, AC। अब ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा बताओ मुझे। बताओ क्या, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना क्या है, उसकी लेंथ। मतलब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका, इज इट क्लियर ना, उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, अब ऐसा करने से अच्छा डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते थे क्या। देखो बरा, बताओ बरा, आपके पास A है, B है, C है ना, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते थे क्या। कैसे बताओ बरा, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मुझे बताओ सीधा। देखो इधर, बताओ कैसे करोगे। बताओ, देखो रे, आपको फाइंड करना है AB बार। किसने बताया यहाँ पे 60 का एंगल है, बोला है क्या वहां पे। देखो शांत रहो, बताओ जल्दी से, AB बार को डायरेक्टली लिख सकते ना रे आप, 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर और 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। कितना आता है डायरेक्ट बताओ। ये हो गया AB बार। BC बार बताओ, BC मतलब ये अगेन 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये भी क्या आ गया, ये हो गया BC बार। अब क्या निकालते, AC बार। तो AC बार इज इक्वल टू, देखो A और C, 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस, कितना आया यूनिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, AB बार, BC बार और AC बार तीनों भी क्या है, देयरफॉर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बताओ रे फार्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर। सो √3/4 साइड कितना है रे, का स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर, कितना, √3/2। यूनिट क्या दोगे, यूनिट स्क्वायर। ओके, या फिर स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो वहां पे। देखो रे, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है, AB बार इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k। इनिशियल पॉइंट A इज इक्वल टू 150, फाइंड टर्मिनल पॉइंट। सबसे पहले इधर देखो, ये आपका AB है, ये A, ये B, ऐसा ही एरो है। तो मैं बोलता हूं द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B आर A बार एंड B बार। मतलब A और B के ये क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर। तो मुझे बताओ, A दिया है 150, तो A बार कितना हो जाएगा, I प्लस 5j, बराबर है ना। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, टर्मिनल पॉइंट मतलब B बार। लेकिन B बार भी नहीं निकालना है, आपको पॉइंट निकालना है, बराबर है ना। तो आप डायरेक्टली लिखो ना रे, AB बार इज इक्वल्स टू B बार माइनस A बार, बराबर है। आपके पास AB बार पता है,
तो आप एक काम करोगे, ए बी बार माइनस ए बार इधर आया तो प्लस ए बार इज इक्वल्स टू ए बी बार पता है, ए बार पता है, बी बार निकल जाएगा। जो भी आपका बी बार निकलेगा उसमें से आपको बी का क्या लिखना है रे, पॉइंट। पॉइंट तो लिख सकते हैं ना आप, कैसे लिखना है तो हो जाएगा। ओके, सो आज इतना ही देखते हैं, कल के लेक्चर में बाकी। थैंक यू।